दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दक्कन के पठार के बारे में बताऊंगा, यानी कि द डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ, क्या है इसकी विशेषता और किन बाउंड्री से घिरा हुआ है, और साथ ही साथ वो कौन से पठार हैं जिनसे मिलके दक्कन का पठार बना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम गैदर करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद एक एक वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलर पठार को समझेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र पठार, तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, इस तरीके से। तो आप ये वीडियो देखिए, मैं आपसे मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। तो अगर हम बात करें दक्कन के पठार की स्थिति के बारे में, तो ये आपको प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में मिलेगा, यानी कि नीचे वाले हिस्से में आप देख सकते हो इस मैप के अंदर, नीचे वाले हिस्से में आपको दक्कन का पठार मिलेगा। ये दक्कन का पठार पश्चिम में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, जो कि पश्चिमी घाट है, उससे घिरा हुआ है। पूर्व में पूर्वी घाटों से घिरा हुआ है, जहां पे ये आपको पर्वत श्रृंखला दिखेगी जो कि असतत है, मतलब टूटी हुई सी है। और उत्तर की बात करें तो उत्तर में आपको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मिलेगी, जिसके अंदर आपको मैकाल पहाड़ियां मिल जाएंगी और साथ ही महादेव पहाड़ियां मिल जाएंगी। तो तीन तरीके की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाटों की पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जिसमें मैकाल और महादेव पहाड़ियां मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि जो दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई है वो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसकी ढलान हल्की सी पूर्व की ओर झुकी हुई है, यानी कि भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है वो थोड़ा उठा हुआ है और पूर्वी हिस्सा जो है वो थोड़ा सा झुका हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे कि कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये जितनी भी नदियाँ हैं इसी ढलान से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, और उन्हीं नदियों की वजह से ये जो पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला है ये भी टूटी है, मतलब ये भी असतत है, डिसकंटिन्यूअस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो पानी यहाँ से आता है, पार करके जाता है, तो पानी ने किया क्या है कि मैदान बना दिया इस एरिया को। अब ऐसा तभी हो सकता है कि जब आपका पश्चिमी हिस्सा थोड़ा उठा हुआ हो और पूर्वी हिस्सा झुका हुआ हो। अगर आप भूवैज्ञानिक तौर पर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप जब गोंडवाना लैंड से अलग होकर एशिया में टकराया था, या फिर यूरेशिया प्लेट के अंदर टकराया था, तब इन पठारों का निर्माण हुआ था। पश्चिम की तरफ से जमीन थोड़ी सी धंस गई थी और इन पठारों का हिस्सा थोड़ा सा ऊपरी हो गया था। इस वजह से ये जो आपके पूर्वी पठार है ये नीचे दिखते हैं आपको। ध्यान से समझो कि ये प्लेट आके टकराई, इससे हुआ क्या कि जो पश्चिम का हिस्सा है थोड़ा सा नीचे चला गया, तो ये हिस्सा अपने आप ही ऊपर हो गया, मतलब उसी जगह पे रह गया। वहीं ये जो पूर्व का हिस्सा है ये टकराने की वजह से दबा ही था, तो इस वजह से एक पूरी ढलान बन गई और ज्यादातर नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने लगी। तो आसपास की चीजें आपको समझ में आ गई, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो गई, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला हो गई, इसके अलावा पूर्वी पर्वत श्रृंखला हो गई, कैसे ये ऊपर नीचे हुए हैं ये बात भी आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं दक्कन के पठार के भागों की। तो देखो, दक्कन के पठार को मुख्य रूप से 5 भागों में आप बांट के देख सकते हो। सबसे पहले आता है महाराष्ट्र का पठार। तकरीबन पूरा महाराष्ट्र राज्य इस पठार में आ जाता है, सिर्फ कोंकण वाले हिस्से को छोड़ के। ये जो कोंकण कोस्ट है ये आपके सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के से थोड़ा सा आगे है, जिसको आप बीच भी कह सकते हो। ये बीच वाले हिस्से जो हैं, ये सह्याद्री पर्वत वाले हिस्से जो हैं, ये इस पठार में नहीं आते, महाराष्ट्र के पठार में नहीं आते। बाकी जितना भी महाराष्ट्र है वो महाराष्ट्र के पठार के अंदर आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि पूरे महाराष्ट्र पठार के अंदर सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? कलसुबाई है, 1646 मीटर ऊंची है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और कोंकण कोस्ट को छोड़ के पूरा महाराष्ट्र पठार के अंदर आता है। इसके नीचे जो आप चलोगे तो आपको मिलेगा कर्नाटक पठार। कर्नाटक पठार दक्कन के पठार का दक्षिणी हिस्सा है, जिसमें कि पूरा कर्नाटक राज्य आता है। लेकिन कर्नाटक का ये वाला हिस्सा जो आप नजर आ रहा है आपको, ये हिस्सा इसके अंदर नहीं आता है। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत लावा के पत्थर मिलेंगे, आग्नेय चट्टानें मिलेंगी। ये हिस्सा कर्नाटक पठार के अंदर नहीं आता है, बाकी पूरा कर्नाटक के पठार में ही आता है। अच्छा, कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुल्लायनगिरी है, याद रख लेना, मुल्लायनगिरी। इसके बारे में वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी याद रख लो। इसके बाद आप चलते हैं इधर की तरफ, पूर्व की तरफ। तो पूर्व में आता है आपका तेलंगाना पठार। तेलंगाना का जो पठार है वो तकरीबन 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। इसमें तेलंगाना, थोड़ा सा कर्नाटक और पश्चिमी आंध्र प्रदेश का हिस्सा भी आता है। तेलंगाना के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोली गुट्टा। इससे सवाल बनेगा, इसको याद रख लेना, डोली गुट्टा। तेलंगाना के पठार के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा दंडकारण्य पठार। अब ये बड़ी मजेदार चीज है, ये जो पठार है दक्कन के पठार का पूर्वी हिस्सा माना जाता है। इस पठार के अंदर छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है, तेलंगाना भी आता है और आंध्र प्रदेश भी आता है। ये विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही जरूरी पठार है, तो इसको याद रख लेना।
इस पठार के पश्चिम में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अबू झमार पहाड़ी। इसके बारे में सवाल बनता है। अबू झमार पहाड़ी और पूर्वी घाट का थोड़ा सा हिस्सा भी इसी पठार में शामिल है। जो पूर्वी पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है वो इसी में थोड़ी सी शामिल है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद आप डायरेक्ट जंप मार सकते हो नॉर्थ ईस्ट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा मेघालय का पठार, जिसको आप कहते हो शिलोंग मेघालय पठार। यह पठार मुख्य रूप से मेघालय में फैला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यह पठार इसी प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है जो भारतीय उपमहाद्वीप के टकराने से बना है। कहने का अर्थ यह है कि जब भारतीय उपमहाद्वीप यहाँ के टकराया तो ज़्यादातर ज़मीन जो है वो धंस गई थी, और जो ये पठार है इसका विस्तार हो गया कहाँ तक, नॉर्थ ईस्ट के एरिया तक हो गया था। तो ये बात समझ के चलना कि ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। मेघालय के पठार को मुख्य रूप से 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं में विभाजित किया जा सकता है। एक है गारो, एक है खासी और एक है जैंतिया। गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जैंतिया पहाड़ियाँ, इनको याद रख लेना, सवाल ज़रूर बनेगा। अच्छा, शिलोंग मेघालय पठार की जो सबसे बड़ी चोटी है वो कौन सी है? शिलोंग पीक। इसका नाम याद रख लो, शिलोंग पीक। इसके बाद आपका आसाम के अंदर एक और पठार आता है जिसका नाम है कार्बी एंगलोंग पठार। ये 6वां हिस्सा है, मुझे पता है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको आसाम वाली वीडियो के अंदर बताया था कि कार्बी एंगलोंग नाम का एक ज़िला भी है, उसके अंदर स्पेशली ये पहाड़ ही फैले हुए हैं। यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, तो इसको अलग से आप याद रख लो, कार्बी एंगलोंग पठार। अच्छा, ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है दंडकारण्य पठार और शिलोंग पठार के बीच में, इस हिस्से को मालदा गैप कहते हैं। इस मालदा गैप के अंदर ही आता है आपका छोटा नागपुर पठार। इस पठार का विस्तार मुख्य रूप से पूर्वी भारत में देखने को मिलता है, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। अब इस जगह पे 2 चीज़ें होती हैं। पहली तो ये है कि गंगा नदी यहीं से बह के जाती है, तो गंगा मैदान भी यहीं पाए जाते हैं। इस वजह से गंगा नदी यहाँ पे बहुत सारा अवसाद लेके आती है। अवसाद का मतलब क्या होता है? कंकड़, पत्थर, मिट्टी, जिनसे चट्टानें बनती हैं, अवसादी चट्टानें। तो अवसाद तो गंगा नदी ले आती है, ग्लेशियर्स से बहती हुई आती है। दूसरी चीज़ क्या है कि बंगाल की खाड़ी के निकट है ये, तो यहाँ पे मानसून से बरसात भी ज़्यादा होती है। तो इस पूरे एरिया में पानी बहुत है, और जहाँ पानी बहुत होता है वहाँ पे क्या होता है? चावल की खेती होती है। जाहिर सी बात है, चावल बहुत ज़्यादा तादाद में उगाया जाता है, स्पेशली पश्चिम बंगाल में तो बहुत ज़्यादा उगता है चावल। तो ये एक स्पेशल जगह है। जब हम एक एक करके इन पठारों की बात करेंगे तो सब कुछ कवर कर देंगे, कृषि वगैरह सब कुछ कवर कर देंगे। आखिर में छोटा नागपुर पठार की जो सबसे बड़ी चोटी है वो पारसनाथ की पहाड़ी है, इसको याद रखना। अब जब आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो मुझे उम्मीद है कि आपको दक्कन के पठार समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।